मेरे हिस्से के शहर में उभरती हुई इमारतों को देखने से ज़्यादा मेरे दिल को कोई चीज़ सुकून नहीं देती। कई महीनों से मैं अपने एक नियमित मार्ग पर उभरते हुए अपार्टमेंट्स पर नज़र गड़ाई हुई थी और पूरे धैर्य से उनके बसने की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे लिए घरों, अपार्टमेंट्स इत्यादि का मतलब था बिजनेस। मैं एक सेल्स गर्ल हूँ। मेरे कंधे पे एक बैग होता है जिसमें लिपस्टिक, क्रीम, शैम्पू, लोशन, कॉम्पैक्ट, सिंदूर इत्यादि वह सभी चीज़ें होती हैं जो एक साधारण लड़की को किसी अति सुंदर कन्या में बदल दे और जो किसी को भी वशीभूत कर सकती हो। मैं सामान नहीं, ऐसे सपने बेचती थी। ऐसे तो मैं इस सामान का प्रयोग खुद बहुत कम करती थी, पर बार बार दोहराने की वजह से मेरे लहजे में एक निपुणता आ गई थी। मैडम, आप इस कॉस्मेटिक्स की कंपनी पर विश्वास कर सकती हैं। यह कंपनी पूरी कोशिश करती है कि निरंतर अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर करे। हमारे सभी प्रोडक्ट्स की गारंटी है। यदि लिपस्टिक रंग बदल दे या नेल पॉलिश का रंग आपके नाखूनों पर छूट जाए तो आपका पूरा पैसा वापस। फिर मैं एक सांस लेती और सामने वाले संभावित ग्राहक का चेहरा देखती। यदि मुझे लगता कि वह मेरी बात में रुचि ले रहे हैं तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती। मैडम, आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। ये क्रीम आपके चेहरे की सभी झुर्रियों को ख़त्म कर देगी और आपके चेहरे पर युवा निखार लाएगी। अगर आप इस लिपस्टिक को खरीदेंगी तो मैं आपको बोलूँगी साथ में ये ब्रश भी लीजिए। इससे आपकी वेस्टेज कम होगी, दूसरा आपको बचत भी होगी। मैं कभी कभी सोचती थी, क्या सच में ये सभी महिलाएं सोचती हैं कि ये क्रीम लगाने से उनकी उम्र रुक सकती है या शैम्पू और कंडीशनर से उनके बालों की सभी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जो मैं बेचती थी वह सामान से ज़्यादा उम्मीद का स्पर्श था और सपनों के रंग थे जिसे लोग बड़ी आतुरता के साथ खरीदते थे। लिपस्टिक के शेड्स और परफ्यूम्स पर लंबी लंबी डिस्कशंस महिलाओं को शॉपिंग जितना सुकून देती थी। इतने सालों में थोड़े से खुले दरवाजे से झांकते हुए चेहरे के भाव को देखकर मैं अपना लहजा बदलना सीख गई थी। यदि सामने एक युवा चेहरा होता तो मैं लिपस्टिक और नेल पॉलिश के शेड्स के ऐसे ऐसे नाम लेती जैसे कैप्रिशियस, कॉफ़ी, हवाइन गोल्ड, जो उसने कभी सुने ना हो। यदि कोई परिपक्व चेहरा होता तो मैं सिंदूर, कोल्ड क्रीम, रूखी त्वचा के लिए लोशन, हेयर डाई, इन्हीं सब चीज़ों की बात करती। इतने सालों में मेरे नियमित ग्राहक हो गए थे, कमाई भी ठीक ठाक थी और अब मुझे अपने कंधे पर ये भारी भरकम बैग लेकर घूमने की आदत भी हो गई थी। फिर भी नए ग्राहकों की संभावना मेरे दिल को उत्साह से भर देती थी। मैं तब तक इंतज़ार करती जब तक कम से कम 7 या 8 मकानों पर लहराते पर्दे नहीं दिखाई देने लगते। वह एक सोमवार का दिन था और आज मेरा बैग कुछ ज़्यादा ही भारी था। इसमें एक नए ब्रांड के कई सारे हर्बल साबुन थे जिन्हें बेचने के लिए कुछ और प्रयास की आवश्यकता थी और जिसमें मुझे अभी तक कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। मुझे देखकर चपरासी का पहला भाव कुछ संदेहजनक और उग्र था, पर मेरे हाथ में 100 के नोट से उसका व्यवहार बदल गया। अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी, पर आज मेरे कंधे पर यह बैग मुझे कुछ परेशान कर रहा था। पहले फ्लैट में मुझे कुछ 27 या 28 साल की एक थकी हुई लड़की मिली। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ से अपने उलझे हुए बालों को संवारती हुई मुझे मना करने का प्रयास कर रही थी, पर मेरी आंखों में दृढ़ता देख उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसके घर में सब कुछ तित्र बित्र था, बिखरा हुआ फर्नीचर, आधे खुले डब्बे, फैला हुआ लगेज। यह देखकर पता चल रहा था यह अभी अभी आए हैं। सोफे के पास एक कोने में किताबों और खिलौनों के बीच में बैठकर मैंने उसे अपनी सबसे अच्छी लिपस्टिक ल्यूमिनस नाइट्स बेची। जब तक मैं बाहर निकली उसके चेहरे की थकान कुछ कम हो चुकी थी। खरीदारी का औरतों पे कुछ ऐसा ही असर होता है। शुरुआत तो अच्छी थी, मैंने सोचा। जैसे मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी मेरे सामने 2 दरवाजे थे। एक पे लिखा था BL तनेजा। मैंने घंटी बजाई। एक हट्टी कट्टी पंजाबी औरत ने दरवाज़ा। यह यकीनन इस घर की स्वामिनी थी। हंसमुख मिजाज की इस महिला ने मुझे घर के अंदर लिया और यह कह के मेरा मन प्रसन्न कर दिया
कि उनकी 3 बेटियां हैं जिन्हें सजने संवरने का शौक़ है। हंसी मजाक और भाव तोल में काफ़ी समय निकल गया। उन्होंने मुझसे काफ़ी सामान खरीदा। अपने भाव तोल के कौशल से उत्साहित मिसेस तनेजा ने मुझे चाय के लिए आग्रह किया। मुझे तो जैसे खजाना मिल गया हो। सेल्स पर्सन के लिए एक नियमित ग्राहक किसी खजाने से कम नहीं होता। बाहर निकलते हुए मैं सामने वाले फ्लैट की ओर बढ़ी। इस दरवाजे के बाहर मिस के बिस्वास लिखा था। मिसेस तनेजा अभी अपने दरवाजे के पास ही खड़ी थी। बोली, वहाँ तुम्हें कोई ख़रीदने वाला नहीं मिलेगा। वह एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। फिर कुछ खिलखिलाते हुए हंसी और बोली, मुझे नहीं लगता उसने कभी अपने चेहरे पे मेकअप लगाया होगा। मेरी बेटियाँ उससे बहुत डरती हैं। पक्की हेडमिस्ट्रेस लगती है। कहते हुए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने उनकी दी सलाह पर सिर हिला दिया, पर कोशिश करना मेरा फ़र्ज़ था। शायद वह मेरा कम बिकने वाला हर्बल साबुन ले लें। यह सब सोचते हुए मैंने घंटी बजाई। मेरी दूसरी घंटी के बाद मुझे कुछ 4 अलग अलग ताले खुलने की आवाज़ आई। मोटी सी चेन के उस तरफ थोड़े से खुले दरवाजे की दूसरी ओर से 2 आंखें मुझे चश्मे के पीछे से कुछ संदेह के साथ देख रही थी। जी, सामने से आवाज़ आई। मैंने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मैं कॉस्मेटिक्स बेचती हूँ। क्या आप टेल्कम पाउडर या हर्बल सोप लेना चाहेंगे? दरवाजे का पट बंद हुआ और दूसरी तरफ से मुझे चेन हटने की आवाज़ आई। मेरे सामने मिस बी थी। लंबी, सांवली, पतली, कुछ सफ़ेद होते बाल जो एक बड़े से जूड़े में सिमटे थे। उन्होंने चश्मा पहना था जो चेन से गले में लटका था। उनकी कॉटन साड़ी का पल्लू उनके कंधे पर बहुत सलीके से सदा था। उनकी बड़ी बड़ी शांत आँखें मुझे कुछ इस तरह से देख रही थी जैसे मेरे दिमाग की किताब का पहले पन्ने से आखिरी पन्ना पढ़ लिया हो। मुझे लग रहा था मैं वापस स्कूल पहुंच गई हूं और क्लास में बात करने के लिए मुझे डांट पड़ रही है। गला साफ करते हुए मैंने बोलना ही शुरू किया था कि वह मुझे टोकते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ, अंदर आ जाइए। मिस बी का घर बहुत साफ़ सुथरा था, जिसमें नाम मात्र का फर्नीचर था। मिस बी का घर मिसेस तनेजा के घर के बिल्कुल विपरीत था। मिसेस तनेजा के घर में महंगे महंगे कर्टन, कारपेट, कई सारे शो पीस, कुशन पे कुत्ते के बाल, और मिस बी के घर में केन का एक सोफ़ा, कुछ कुर्सियाँ और एक हल्के से रंग की दरी थी। इस कमरे में रंग आता था तो किताबों की अलमारी में पड़े किताबों के कवर से। एक किताब सोफ़े पे आधी खुली पड़ी थी, जैसे उनके अगले आदेश का इंतज़ार कर रही हो। मेरा बोलने का कौशल मेरा साथ छोड़ रहा था। फिर तो जो सवालों की बौछार हुई उसने मेरे अभी तक के संपूर्ण जीवन का चित्रण कर दिया। कुछ देर बाद मैं सोच रही थी, शायद बचपन में एक बार बीमार होना या एक आधी बार हड्डी टूटने को छोड़कर मैंने अपने जीवन के बारे में उन्हें सब बता दिया था। मैं सोच रही थी कैसे उनके विद्यार्थी उनसे कभी भी कुछ छुपा पाते होंगे। सवालों के सत्र के बाद मिस बी ने मुझे बताया कि अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी। उनके इस कथन में प्रश्न की परछाई मात्र थी। मेरे सोचने समझने की क्षमताओं को जैसे लकवा लग गया हो। थोड़ी देर में वह कॉफ़ी और सैंडविच लेकर आईं। मुझे अचानक पता लगा मुझे ज़ोरों की भूख लगी थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट में एक अलग सी आभा थी। जब वे युवा रही होंगी तो निश्चित ही एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर स्त्री रही होंगी। मेरे पास बैठते हुए मजाकिया से स्वर में बोली, आप देख सकते हो मैंने कभी साबुन और पानी के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले कि मैं अपने सैंडविच से भरे मुंह को खोलकर विरोध में कोई तर्क दे पाती, वह अचानक बोली, मेरी भतीजियां हैं जिन्हें ऐसी चीज़ें लगाकर अपने चेहरे को ख़राब करने का शौक़ है। उन्हें आपके सामान में निश्चित ही रुचि होगी।
अपनी भतीजियों का और उनकी पसंद का वर्णन करने लगी। उन्होंने अपनी भतीजियों को नाम से तो कभी नहीं बुलाया, पर मेरे सामने उनका ऐसा सटीक चित्रण किया कि मैं उन्हें अपने समक्ष देख पा रही थी। बड़ी वाली को यह पर्पल और ब्राउन लिपस्टिक पसंद आएंगी। मैं उसे कहती हूँ लिपस्टिक कम लगाया करे, पर वो सुनती ही नहीं है। कई बार तो वह दांतों पर लिपस्टिक लगाकर घूम रही होती है। छोटी वाली को लगता है उसकी आंखें बहुत सुंदर है और उन्हें और उभारना चाहिए। वह तरह तरह के रंग पोत कर उन्हें खराब करती रहती है। जिस व्यंग के साथ वह अपनी भतीजियों के बारे में बता रही थी, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ कॉस्मेटिक्स खरीदे, पर अपने लिए कुछ नहीं लिया और बिना भाव तोल किए मुझे पैसे दिए। मैं अपना सामान समेट ही रही थी कि वह बोली, जब भी तुम यहाँ आओ तो मेरे पास भी आना, मैं भी कुछ ले सकती हूँ, नहीं तो मेरे साथ कॉफ़ी पीने और सैंडविच खाने आना। अगले महीने मिसेस तनेजा के साथ एक जोशीले आधे घंटे के बाद मैं उनके घर से निकलकर मिस बी के घर की तरफ गई। मुझे ज़ोरों से भूख लगी थी। मुझे कुछ भेजने की आशा तो नहीं थी, मुझे उम्मीद थी उन्हें अपना वादा याद होगा। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और जिस उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ मेरा स्वागत किया, मुझे उस साफ़ सुथरे से घर में अपनत्व आने लगा। आज भी कई बार मैं उस अनोखी दोस्ती के बारे में सोचती हूँ जो एक रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस, जिसे किताबों का शौक़ था और समाज सेवा की सनक, और एक ऐसी लड़की में जिसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और फिल्मी मैगज़ीन से ज़्यादा उसे और कुछ पढ़ने में रुचि नहीं थी। शायद मैं उनके लिए समाज सेवा का एक प्रयोग थी, पर हम दोनों को एक दूसरे की संगति में आनंद आने लगा था। वह स्कूल में अपने जीवन को याद कर उसकी कमी महसूस करती। रेड क्रॉस का अनाथ आश्रम का काम उनके लिए पर्याप्त नहीं था। उन्हें युवाओं में रहना अच्छा लगता था और मैंने भी यह देखा कि युवाओं को भी उनका साथ अच्छा लगता था। वह आपको विवाद के लिए उकसाती थी और एक मजबूत विरोधी के जैसे आपको अपना सबसे अच्छा तर्क देने पे मजबूर कर देती, और यदि आपका तर्क बेहतर होता तो पूरी विनम्रता के साथ मान भी लेती थी। वह अभी भी मुझसे कॉस्मेटिक्स खरीदती थी, पर अब मेरे वहाँ जाने की वजह ना तो बिक्री थी और ना कुछ खाने पीने का लालच। मुझे उस साफ़ सुथरे घर में जाना अच्छा लगता था। थोड़ा बहुत फर्नीचर, किताबों और फूलदानों से सजा घर, उस बीच बैठना अच्छा लगता था। यह मेरे अपने घर के बिल्कुल विपरीत था। उस भीड़ भाड़ में मेरे पास अपना कहने के लिए यदि कुछ था तो अपना बिस्तर। मेरे घर में किसी को इस बात में कोई रुचि नहीं थी कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या महसूस करती हूँ। रुचि थी तो केवल मेरी कमाई में। इसके बिल्कुल विपरीत मिस बी को मुझसे कोई अपेक्षा नहीं थी, पर फिर भी वह मुझे अपनापन देती। आने वाले कुछ महीनों में उनका प्रभाव मेरे जीवन पर अब व्यापक था, और यह सब उन्होंने इस व्यवहारिक चतुराई के साथ किया कि मैं उसे रोक भी नहीं पाई। उन्होंने कोई दखल नहीं दिया, ना ही कोई मांग रखी। मेरे लिए ये बहुत अचंभित करने वाला था कि किसी को आप में बिना किसी अपेक्षा की रुचि हो। उन्होंने मुझे एक किताब पढ़ने के लिए दी। इस किताब को पढ़ने में मुझे 1 महीने से ज़्यादा लग गया, पर इससे मेरे पढ़ने में रुचि उत्पन्न हुई। धीरे धीरे उन्होंने गति बढ़ाई। हर 15 दिन में मुझे वह किताब और कुछ और देती पढ़ने के लिए। यह मुझ पर था कि मैं उस किताब पर चर्चा करूं कि नहीं, परंतु वह प्रश्न अवश्य ही पूछती। अब मैं रोज़ अखबार पढ़ने लगी थी। मैंने बैंक में अपना खाता खुलवा लिया था। मुझे फूलों के गुलदस्ते सजाने आ गए थे और मैं अपने जीवन की सभी समस्याएं उनसे साझा करने लगी थी। केवल मिसेस तनेजा को मेरे मिस बी के घर आने जाने के बारे में पता था। उन्हें मिस बी की मुझ में रुचि हैरान करती थी, पर उनकी मिस बी से जान पहचान
खुले दरवाज़ों और सीढ़ियों पर मिली नज़र और मुस्कुराहट के आगे कभी नहीं बढ़ी। अपने विनम्र व्यवहार के बावजूद मिस बी को अपने निजी जीवन में किसी की जिज्ञासा पसंद नहीं थी। वह जब चाहें अपने हेडमिस्ट्रेस के रूप में आ सकती थी। मुझे उनके बारे में जो भी पता था वह बातों ही बातों में अनायास ही उनके मुंह से निकली बातें थी, जैसे संघर्षपूर्ण युवा अवस्था, उनके जीवन में एक शिक्षिका होने के संघर्ष, माता पिता का ध्यान रखना और कुछ छोटे मोटी और बातें जैसे उनके शिष्यों के बारे में। बस ऐसा ही कुछ। मेरी इच्छा तो बहुत होती थी कि मैं उनसे उनके प्रेम प्रसंगों के बारे में पूछूं। मैं यह जानती थी कि वह जानती हैं कि अपनी ज़रूरतों के लिए अपने सपनों का बलिदान करना कैसा लगता है, जब आपकी प्राथमिकता घर के खर्चे के लिए कमाई करना हो, ना कि घर बसाना। यह बात मिसेस तनेजा कभी नहीं समझ सकती थी। इस दौरान मैं उनके कई विद्यार्थियों से भी मिली, पर मेरी उनकी भतीजियों से कभी मुलाकात नहीं हुई। अगर मेरी बुआ ऐसी होती तो मैं उन्हीं के साथ रहती। एक सोमवार की बात है। अब मुझे मिस बी के यहाँ आते हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि जैसा वह चाहती थी, मैंने तय कर लिया है कि मैं ग्रेजुएशन को कॉरेस्पॉन्डेंस से पूरा करूँगी। चौथी घंटी के बाद अब मैं परेशान होने लगी थी। मिस बी अपने सोमवार को हमेशा मेरे लिए रखती थी और वह ये बात कभी नहीं भूलती थी। मैं सामने वाले दरवाजे की ओर गई और मिसेस तनेजा की घंटी बजाई। दरवाज़ा खोल के मुझे देखते ही मिसेस तनेजा के भाव कुछ ऐसे चिंताजनक थे जो उनके व्यक्तित्व के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। मैं सोच रही थी तुम आ जाओगी। मेरे पास तुम्हारा पता और नंबर होना चाहिए था। वह बोली, मेरा पता क्यों? तुम्हारी मिस बी पिछले गुरुवार को बीमार हो गई थी। मुझे लगा मेरे पसीने छूट रहे हैं। क्या वह अभी अस्पताल में है? पिछले शुक्रवार को ही वह चल बसी। अच्छी बात यह है कि उनकी एक शिष्या पास ही रहती थी, उसी ने ही सब कुछ किया। मैं सोच रही थी कि वह किसी अस्पताल में कराहते हुए मेरे आने का इंतज़ार कर रही होंगी। मेरे मन के भाव को भांपते हुए मेरा हाथ धीरे से पकड़कर मिसेस तनेजा मुझे अपने घर के अंदर ले गईं। वह सारा समय बेहोश थी। बहुत बड़ा दिल का दौरा था। शायद उन्हें हमेशा से ही दिल की समस्या थी। वह बोली, दुनिया में वह इकलौता इंसान जिसे मुझसे कोई अपेक्षा नहीं थी, वह भी चला गया। एकदम से मुझे एक स्मृति आई जब मैं उनके साथ किताबों की अलमारी साफ कर रही थी और वह मेरी किसी बात पर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसी और मेरे बालों को सहलाया। मिसेस तनेजा अभी भी बोल रही थी, एक बॉक्स है तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम से, मैंने रख लिया। मैंने उस बॉक्स को अपने ओर खींचा। उस बॉक्स पर स्पष्ट शब्दों में मेरा नाम लिखा था। उसके अंदर सलीके से वह सारा सामान था जो उन्होंने मुझसे कभी भी लिया था, लिपस्टिक, लोशन इत्यादि। साथ में एक लिफाफा भी था जिसमें एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि वह मेरी आभारी हैं कि मैंने एक बुजुर्ग महिला के साथ अपना समय बिताया। उसमें लिखा था, मैं जो चाहे किताब ले सकती हूँ। नीचे उनके वकील का पता था। वह चाहती थी कि मैं उनके वकील से मिलूं। मेरा नाम उनकी वसीयत में था, सप्रेम कमला बिस्वास। मैं सोच रही थी मैं भी कितनी पागल थी। आज तक मुझे उनका नाम तक नहीं पता था। मेरे लिए तो वह केवल मिस बी थी। मैंने सर उठाकर देखा तो मिसेस तनेजा के चेहरे पर मेरे लिए दया का भाव था। क्या उनकी भतीजियाँ आईं? मैंने पूछा। भतीजियाँ? उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि उनका और कोई नहीं है, उनके कुछ शिष्य और तुम्हारे अलावा। मिसेस तनेजा बोली, अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम गिर जाओगी। इधर आकर बैठो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कहानी है सुभद्रा सेन गुप्ता द्वारा रचित मिस बी।
For such stories, like, share and subscribe to our channel. Do not forget to press the bell icon.